आप सभी का अभिनंदन, स्वागत। आइए आज हम भूगोल कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 3 पर बात करते हैं। जैसा कि हेडिंग से स्पष्ट है, जनसंख्या, वितरण, घनत्व एवं वृद्धि। यह चैप्टर 3 पार्ट में है। हम भी इसे 3 पार्ट में अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने जनसंख्या वितरण पर बात की थी। आज इस वीडियो में हम जनसंख्या घनत्व पर विशेष रूप से बात करेंगे। इसे समझने के लिए हम जनसंख्या महासमूह से हमारी बात शुरू करते हैं। जनसंख्या वितरण के भौगोलिक विश्लेषण से स्पष्ट है कि कुल जनसंख्या का लगभग 80% भाग 20 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच मिलता है। ज्यादातर पृथ्वी का भाग है वो निर्जन है, क्योंकि यहाँ पर मानव विकास के लिए अनुकूल सुविधाएं नहीं है। जनसंख्या का बड़ा भाग है वो विश्व के 4 विशाल क्षेत्रों में ज्यादातर रहता है, और ये महाद्वीपों के कुछ विशेष भाग हैं, और इन विशेष भागों को प्रमुख जनसंख्या समूह कहा जाता है। प्रमुख जनसंख्या समूह कौन से हैं, आइए देखते हैं। पहला है एशियाई जनसमूह, दूसरा है यूरोपीय जनसमूह, तीसरा है अमेरिकी जनसमूह, चौथा है अफ्रीकी जनसमूह। एशियाई जनसमूह की बात करते हैं। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या इसी जनसमूह में निवास करती है, और इसका विस्तार पश्चिम में पाकिस्तान से लेकर भारत, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, चीन, जापान और कोरिया तक है। इस प्रदेश में मानसूनी जलवायु पाई जाने के कारण इसे मानसूनी एशिया भी कहते हैं। एशियाई जनसमूह को हम मुख्य रूप से पुनः 3 प्रदेशों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है पूर्वी एशिया, जापान, कोरिया और चीन देश इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरा है दक्षिण पूर्वी एशिया, जिसमें म्यांमार, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपींस आदि देशों को सम्मिलित करते हैं। तीसरा बड़ा जनसमूह है हमारे देश भारत सहित दक्षिण एशिया का, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका आदि देश। एशियाई जनसमूह की मुख्य विशेषताओं पर हम बात करते हैं। एशियाई जनसमूह मुख्यतः 10 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच मिलता है, और यहाँ पर ज्यादा जनसमूह होने का कारण है नदियों द्वारा निर्मित उपजाऊ मिट्टी और अनेक मैदान। इससे उत्तम कृषि प्रदेश हमें प्राप्त होते हैं। जापान को छोड़कर इस एशियाई जनसमूह के बाकी सभी देश कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाले हैं, और एशियाई जनसमूह के देशों की एक समस्या है, प्रमुख समस्या, वो है जनसंख्या वृद्धि की तीव्र दर, और यह दर 2% प्रति वर्ष से भी ज्यादा है। और इस जनसंख्या की तीव्र वृद्धि दर के कारण ही यहाँ पर रोजगार, आवास, भोजन, निर्धनता, चिकित्सा और शिक्षा आदि की समस्याएं बनी रहती हैं। अब बात करते हैं हम यूरोपीय जनसमूह की। विश्व में दूसरे नंबर का बड़ा जनसमूह यूरोपीय महाद्वीप में है, और यूरोप में रूस सहित 740 करोड़ जनसंख्या केंद्रित है, जिसका 75% भाग यूरोपीय जनसमूह के रूप में निवास करता है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश इस यूरोपीय जनसमूह में रूस के बाद जर्मनी है, और जिसकी जनसंख्या 8.20 करोड़ है। यूरोपीय जनसमूह 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है, जबकि हमने देखा था एशियाई जनसमूह है वो 10 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच पाया जाता है। यूरोपीय जनसमूह की सर्वाधिक समानता 45 डिग्री उत्तर से 45 डिग्री उत्तर अक्षांशों के मध्य स्थित कोयला पेटी के सहारे है, और यहाँ आधुनिक उद्योगों और नगरों का बहुत अधिक विकास हुआ है। 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत के साथ ही यहाँ जनसंख्या का संकेंद्रण नगरों के समीप होने लगा, और यूरोपीय जनसमूह का 70% से भी अधिक भाग नगरों में निवास करता है। यहाँ की जो जनसंख्या है, जनसमूह है, वो विनिर्माण उद्योग, व्यापार, यातायात और अन्य सेवाओं में लगे हैं। इससे पहले यूरोप में भी वास्तव में जीवन यापन का मुख्य आधार कृषि ही था। यूरोपीय जनसमूह के देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही कम है, अतः जनसंख्या वृद्धि स्थिर अवस्था में है। जनसंख्या का उच्च घनत्व होते हुए भी जनसंख्या की अधिकता की समस्या यहाँ पर नहीं है, अपितु कुछ देशों में तो जनसंख्या वृद्धि पर बल दिया जा रहा है। इन देशों की प्रति व्यक्ति आय अधिक और जीवन स्तर भी उच्च है।
जनसमूह के सभी देश विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। अब हम बात करते हैं अमेरिकी जनसमूह। यह विश्व का तीसरा बड़ा जनसमूह है और यह अमेरिकी जनसमूह का मुख्य विस्तार है वह उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग में है, जिसके अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तर पूर्वी भाग और कनाडा के पूर्वी तटीय क्षेत्र सम्मिलित हैं। इसकी मुख्य विशेषता है सबसे नवीन और विकसित जनसमूह है और इसका विकास यूरोपीय जनसंख्या के प्रवास के कारण हुआ है। इस जनसमूह की 80% जनसंख्या 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पूर्व में 30 डिग्री उत्तर से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य निवास करते हैं। अमेरिकी जनसमूह की कुल जनसंख्या का 90% यूरोप से आए हुए लोगों का है और यह क्षेत्र आवागमन की सुविधा के साथ खनिज संसाधनों से संपन्न होने के कारण यहाँ पर प्रवास बहुत अधिक बढ़ा। यूरोपीय जनसंख्या प्रवास के साथ ही यूरोप में विकसित तकनीकी ज्ञान भी साथ में लेकर आए और जिसका प्रभाव यहाँ के विकास पर पड़ा है। अमेरिकी जनसमूह की अधिकांश जनसंख्या भी नगरीय है, लगभग 75% लोग नगरों में रहते हैं। यह जनसमूह यूरोपीय जनसमूह से अधिक विकसित और संपन्न भी है। अमेरिका जनसमूह में जनसंख्या वृद्धि नियंत्रित है क्योंकि यहाँ पर भी जन्म दर और मृत्यु दर पर पूर्णतः नियंत्रण है और साथ ही बाहरी देशों के आप्रवास पर भी प्रतिबंध लगा रखा है। अफ्रीकी जनसमूह की बात करते हैं। वर्ष 2013 के अनुसार अफ्रीका की कुल जनसंख्या 110 करोड़ है, जो विश्व जनसंख्या की 15.4% है। आकार की दृष्टि से एशिया के बाद अफ्रीका का नंबर आता है, लेकिन इसके 70% भाग हैं वो मरुस्थलीय या सघन आर्द्र वन है, जिसके कारण ज्यादातर भाग इसका निर्जन है और अफ्रीका के केवल मात्र 30% भूभाग पर जनसंख्या का बसाव क्षेत्र है। इसके मुख्य बसाव क्षेत्र, अफ्रीकी जनसमूह के मुख्य बसाव क्षेत्रों की बात करें तो यह है नील नदी घाटी क्षेत्र, जाम्बिया और नाइजर नदी घाटियों के मध्य स्थित गिनी तट और दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी तथा पूर्वी तटीय भाग। अब हम बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की, पॉपुलेशन डेंसिटी। क्या है यह पॉपुलेशन डेंसिटी? किसी प्रदेश में निवास करने वाले मनुष्यों की संख्या और उस प्रदेश के क्षेत्रफल के पारस्परिक अनुपात को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। घनत्व इस प्रदेश की उन्नति और भावी विकास के अनुमान लगाने में मुख्य आधार होते हैं और इससे भावी योजनाएं बनाने में सुविधा होती है। प्रत्येक प्रदेश में प्राकृतिक संसाधन जैसे कि क्षेत्रफल, वहां की मिट्टियां, खनिज पदार्थ, जलीय संसाधन, वन संपदा आदि की मात्रा सीमित होती है और उन संसाधनों को कितने लोग उपयोग में ले रहे हैं, कितनी जनसंख्या अपने जीवन निर्वाह के लिए इन साधनों पर आधारित है आदि का अनुमान हम घनत्व द्वारा लगा सकते हैं। यह तथ्य उस जनसंख्या के रहन सहन के स्तर को तथा उनके आर्थिक और सांस्कृतिक विकास की सीमा को भी बताता है। जनसंख्या घनत्व के प्रकार पर बात करते हैं। अलग अलग उद्देश्यों से के लिए विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए जनघनत्व को मुख्य आधार बनाया जाता है। जनसंख्या घनत्व भी कई प्रकार के हो सकते हैं। प्रत्येक पहलू अपनी तरह से जनसंख्या के विश्लेषण में सहयोगी होता है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग गणितीय घनत्व की। इसमें मानव और स्थल के अनुपात पर विचार किया जाता है और इसे सूत्र द्वारा हम गणना भी कर सकते हैं। जनसंख्या का घनत्व ज्ञात करने के लिए हमें जनसंख्या में कुल क्षेत्रफल का भाग लगाना होता है और भूगोल में इस गणितीय घनत्व का बहुत प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए हम बात करें कैसे इस गणितीय घनत्व को ज्ञात किया जाता है। जैसे P प्रदेश का क्षेत्रफल 500 वर्ग किमी है और उस प्रदेश में जनसंख्या 2,50,000 है, तब हम इस P प्रदेश के घनत्व को ज्ञात करने के लिए 2,50,000 में 500 का भाग लगाते हैं तो हमें उस प्रदेश का घनत्व 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी प्राप्त होता है। यहाँ प्रति वर्ग का किमी का मतलब इसकी इकाई है और 1 किलोमीटर लंबा 1 किलोमीटर चौड़ा कोई वर्ग है, उस वर्गाकार आकृति में बनने वाले 1 बाई 1 वर्ग में बनने वाली जगह
उसमें कितने व्यक्ति निवास करते हैं उससे घनत्व को दर्शाया जाता है। इसलिए इसकी इकाई होती है व्यक्ति प्रति वर्ग किमी। आर्थिक घनत्व, इसमें इकोनॉमिकल बात की जाती है। इकोनॉमिक से संबंधित अगर हमें कोई जानकारी चाहिए तो हम आर्थिक घनत्व की बात करते हैं। इसमें संबंधित प्रदेश के संसाधनों की उत्पादन क्षमता और उस प्रदेश में निवास करने वाले मनुष्यों की संख्या पर विचार किया जाता है। इसे ज्ञात करने के लिए हम आर्थिक घनत्व ज्ञात करने के लिए हम जनसंख्या में संसाधन का भाग लगाते हैं। फिर बात करते हैं कायिक घनत्व। इसमें उस प्रदेश की खेती की जाने वाली भूमि और निवास करने वाले मनुष्यों की समस्त जनसंख्या पर विचार किया जाता है। इसे ज्ञात करने के लिए हम कायिक घनत्व बराबर जनसंख्या बटे कृषि भूमि क्षेत्र द्वारा गणना करते हैं। कृषि घनत्व की बात करते हैं। इसमें कृषि की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल और उनमें निवास करने वाले कृषक जनता पर विचार किया जाता है। यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यही है कि हम दूसरे घनत्व ज्ञात करते समय कुल जनता की बात करते हैं, लेकिन यहाँ कृषि घनत्व ज्ञात करते समय हम कृषक जनता की बात करते हैं जो कृषि भूमि में लगी हुई है। तो कृषि घनत्व ज्ञात करने के लिए हम कृषक जनसंख्या में कृषि भूमि क्षेत्रफल का भाग लगाते हैं। पोषण घनत्व, किसी क्षेत्र की पोषकता को ज्ञात करने के लिए हम पोषण घनत्व पर आधारित होते हैं और इसमें खेती की भोज्य फसलों के क्षेत्रफल का उस प्रदेश की समस्त जनसंख्या का विचार किया जाता है। पोषण घनत्व ज्ञात करने के लिए हम जनसंख्या में भोज्य फसलों के क्षेत्रफल का भाग लगाते हैं। इस प्रकार अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम अलग अलग जनसंख्या घनत्व को ज्ञात करते हैं। विश्व में जनसंख्या के घनत्व का वितरण किस तरह का है उस पर अब हम बात करते हैं। तो जैसा कि हमने पहले वीडियो में हमारे जनसंख्या वितरण पर हमने जब बात की थी तो देखा था यह बहुत ही असमान एवं विषम प्रकृति का है। उसी तरह से जनसंख्या के घनत्व का वितरण भी उसी प्रकृति का है। वास्तव में जनसंख्या वितरण और जनसंख्या घनत्व दोनों अलग विषय हैं। हम इसे पूर्व में देख भी चुके हैं। विश्व में जिन स्थानों पर अधिक जनसंख्या का दबाव है वहां जनघनत्व स्वाभाविक रूप से अधिक पाया जाता है। विश्व स्तर पर जनसंख्या घनत्व में भारी विषमता पाई जाती है। इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं, जहां एक और सहारा, ग्रीनलैंड, साइबेरिया और मंगोलिया जैसे क्षेत्र में एक व्यक्ति प्रति वर्ग किमी से कम जनसंख्या रहती है, वहीं दूसरी तरफ सिंगापुर जैसे देश में 7,797 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी में निवास करते हैं। विश्व जनसंख्या ब्यूरो वॉशिंगटन के अनुसार 2015 में विश्व का जनसंख्या घनत्व 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है। इसमें जनघनत्व में वितरण में बहुत क्षेत्रीय असमानता पाई जाती है। हम महाद्वीप अनुसार एक बार देखते हैं। एशिया में जहां 116 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी निवास करते हैं, वहीं यूरोप में 32 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी में निवास करते हैं। इसी प्रकार अफ्रीका में 27 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी और उत्तरी अमेरिका में 16 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी, दक्षिण अमेरिका में 20 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी तथा ओसेनिया में 3 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी जनसंख्या का निवास रहता है, घनत्व है। यह क्षेत्रीय असमानता हमें इन आंकड़ों से स्पष्ट है। अगर हम देशवार भी देखना चाहें तो मुख्य देशों की का जनघनत्व हमारे सामने है। जैसा हम बात करते हैं बांग्लादेश की का जनघनत्व जहां 1088 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है, वहीं हम देखते हैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि का जनघनत्व बहुत ही कम 4 और 3 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी पाया जाता है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से विश्व को 5 प्रमुख भागों में हम विभक्त कर सकते हैं। अत्यधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र, अधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र, सामान्य जनघनत्व वाले क्षेत्र, कम जनघनत्व वाले क्षेत्र और प्रायः जनविहीन क्षेत्र। इसे हम संसार के मानचित्र में भी देख सकते हैं। संसार के मानचित्र में 250 से अधिक जनघनत्व वाले देशों को डार्क डॉट से दिखा रखा है। अन्य 5 प्रकार के जो जनघनत्व वाले एरिया हैं उन्हें भी
मैप में दिखाया हुआ है, आप इसे आराम से देख सकते हैं। अपनी कॉपी में इन सभी चीजों को देखते जाएं, नोट्स भी बनाते जाएं, ताकि बाद में जब आपको इन आंकड़ों की विशेष रूप से जरूरत पड़े तो आप फिर से देख सकें। अत्यधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र के अंतर्गत वो देश जहां जनघनत्व 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी से ज्यादा है, इन्हें हम इस क्षेत्र के अंतर्गत लेते हैं। विश्व के 3 जनसंख्या समूह को हम इसमें सम्मिलित करते हैं: पूर्वी, दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया, पश्चिमी एवं मध्यवर्ती यूरोप और पूर्वी उत्तरी अमेरिका। इन प्रदेशों में स्वास्थ्यप्रद जलवायु, समतल मैदानी भूभाग, उपजाऊ मृदा, जल, खनिज संपदा, औद्योगिक विकास, परिवहन साधनों के साथ अनुकूल दशाएं हैं, इसलिए यहाँ इन प्रदेशों में उच्च घनत्व पाया जाता है। एशिया के सागर तटीय भाग जहाँ 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी, यूरोप के औद्योगिक मेखला जहाँ 2500 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी और औद्योगिक व्यापारिक केंद्रों में जहां 4000 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी जनघनत्व भी पाया जाता है। अधिक जनघनत्व वाले क्षेत्रों में बात करें तो ऐसे देश जहां जनघनत्व 100 से 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी पाया जाता है। सामान्यतः अधिक जनघनत्व वाले क्षेत्रों के सीमांत भागों में इस तरह की जनघनत्व पाए जाते हैं और दक्षिण पूर्व एवं पूर्वी यूरोप, मध्य उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के तटवर्ती भाग, अफ्रीका के तटवर्ती भाग, दक्षिण पूर्व एशिया के आंतरिक भाग, उत्तरी पश्चिमी चीन, मध्यवर्ती भारत, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया आदि इस अधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं सामान्य जनघनत्व वाले क्षेत्र जहां 10 से 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी में निवास करते हैं। अस्थायी कृषि, पशुचारण, वानिकी, मरुस्थलों के निकट कृषि वाले क्षेत्रों में इस तरह के जनघनत्व पाए जाते हैं और इसके अंतर्गत एशिया, अफ्रीका तथा उत्तरी दक्षिण अमेरिका के विस्तृत घास के मैदान सम्मिलित किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कम जनघनत्व वाले क्षेत्र। ऐसे जनघनत्व वाले क्षेत्र जहां 1 से 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी निवास करते हैं। इसके अंतर्गत हम अफ्रीका में सूडान, लीबिया, मालागासी, उत्तरी अमेरिका में कनाडा, दक्षिण अमेरिका में उत्तरी अर्जेंटीना, पेरू, इक्वाडोर, एशिया में पश्चिमी साइबेरिया और बोर्नियो खाड़ी के देशों में कम जनघनत्व पाया जाता है। प्रायः जनविहीन क्षेत्र, जैसा कि हमने देखा, यह क्षेत्र ज्यादा है और जहां जनघनत्व 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी से भी कम पाया जाता है। पृथ्वी स्थल का 70% आवासीय क्षेत्र इस तरह का है। विश्व के अति शीतल प्रदेश, अति उष्ण आर्द्र प्रदेश, अति शुष्क प्रदेश और उच्च पर्वतीय प्रदेश इसके अंतर्गत आते हैं। जनसंख्या घनत्व कहाँ अधिक होगा, कहाँ कम, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इस पे हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भौतिक कारक। उसके अंतर्गत स्थिति को लेते हैं कि जनसंख्या वितरण पर विश्व के विभिन्न क्षेत्र की स्थिति का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। अधिकांश जनसंख्या शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में रहना पसंद करती है और वहां निवास करती है। लोग समतल मैदानों और मंद ढालों पर बसने की वरीयता देते हैं। पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र परिवहन के विकास में बाधक होते हैं, इसलिए प्रारंभ से कृषि और औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल नहीं होते हैं। अतः ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या भी बहुत कम पाई जाती है। जल की उपलब्धता, जहां जल वहां जनसमूह अधिक होगा और हम जानते हैं कि प्राचीन जन सभ्यता हमारी जल नदी घाटियों के किनारे शुरू हुई है और अभी तक नदी घाटियों के किनारे सघन बसे हुए हैं। जलवायु जहां अति उष्ण और ठंडे मरुस्थल की विषम जलवायु है, वहां मानव बसाव कम रहता है। अधिक वर्षा विषम जलवायु क्षेत्रों में कम जनसंख्या पाई जाती है और भूमध्य सागरीय प्रदेश सुखद जलवायु के कारण ही प्रारंभिक काल से बसे हुए हैं। मृदा, उपजाऊ मिट्टी कृषि के लिए बहुत अधिक उपयुक्त होती है, इसलिए
उपजाऊ दोमट मिट्टी वाले प्रदेशों में अधिक लोग निवास करते हैं क्योंकि यहाँ ये मृदाएं गहन कृषि का आधार बनती हैं। आर्थिक कारक की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत खनिज निक्षेपों से युक्त क्षेत्र उद्योगों को बहुत अधिक आकृष्ट करते हैं और खनन और औद्योगिक गतिविधियां रोजगार उत्पन्न करती हैं, जिससे अकुशल और कुशल कर्मी इन क्षेत्रों की ओर पहुंचते हैं और जनसंख्या को सघन बना देते हैं। अफ्रीका की कटंगा तांबा पेटी इसका एक उदाहरण है। उसी तरह से नगरीकरण भी जनघनत्व को प्रभावित करता है। नगर रोजगार के बेहतर अवसर, शैक्षणिक और चिकित्सा सुविधाएं देते हैं, परिवहन और संचार की अच्छी सुविधाएं देते हैं। इस वजह से वहां पर जनघनत्व बढ़ता है। अच्छी नगरीय सुविधाएं नगरीय जीवन का आकर्षण लोगों को नगरों की ओर ले जाता है। औद्योगिकीकरण यह भी बहुत अधिक प्रभावित करता है। औद्योगिकीकरण से लोगों को आकर्षण बढ़ता है। इसमें कारखानों के श्रमिक ही नहीं बल्कि परिवहन परिचालक, दुकानदार, बैंक कर्मी, डॉक्टर, अध्यापक और अन्य सेवाएं देने वाले लोग भी उस तरफ आकर्षित होते हैं। जापान का कोबे ओसाका प्रदेश अनेक उद्योगों की उपस्थिति के कारण सघन बसा हुआ है। अगला है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। कुछ स्थान धार्मिक अथवा सांस्कृतिक महत्व के कारण अधिक लोगों को आकर्षित करते हैं। लोग उन क्षेत्रों को छोड़कर चले जाते हैं जहां सामाजिक और राजनीतिक अशांति होती है। कई बार सरकार के कारण भी लोगों को विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र से भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में जाना पड़ता है। इस प्रकार हमने देखा कि जनघनत्व को प्रभावित करने वाले बहुत अधिक कारक हैं। हमने इस लेसन में जनघनत्व पर विशेष रूप से बात की है। अगले लेसन में, अगले पार्ट में हम जनसंख्या वृद्धि पर बात करेंगे। उसे हम पार्ट 3 में देख सकते हैं और उसे देखने के लिए आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए